हाँ, तो अब देखिएगे अगला चैप्टर है मजदूरी भुगतान। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। आप देखेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 संरक्षा प्रोटेक्टिव संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। यह मजदूरी संबंधी अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे आप देखेंगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में समय से मजदूरी का भुगतान नहीं करना, इसके लिए कोई अवधि नहीं होना, मुद्रा में मजदूरी का भुगतान नहीं करना, ये कई समस्याएं देखी जाती थी 1936 से पहले। इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा शाही श्रम आयोग, रॉयल लेबर कमीशन द्वारा 1929 का गठन हुआ। इसके सिफारिश के आधार पर देखेंगे यह अधिनियम पारित किया गया। आप देखेंगे 1936 में पारित किया गया और 1937 से यह लागू है। इस अधिनियम में के अंतर्गत कई प्रश्न बनते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला प्रश्न है मजदूरी की परिभाषा दें। दूसरा प्रश्न है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का उद्देश्य बताएं। तीसरा मजदूरी भुगतान मजदूरी से अनुमान या कटौती या मजदूरी या कटौती की परिभाषा दें। कटौती की परिभाषा दें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें और देखेंगे इसमें टेल पूछता है छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए निम्न का उत्तर दें। जैसे पहला 1 में देखेंगे मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। दूसरा मजदूरी से अधिकृत कटौती या कटौतियां, डिडक्शन जिसको कहते हैं, अनुमान कटौतियां, ऑथराइज डिडक्शन। तो यही इस तरह से भी तोड़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे जो पूछा जाएगा उसी का उत्तर आप लिखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले मजदूरी की परिभाषा दी। तो आपको एक्ट की, आप सामान्य अर्थों में तो जानते हैं कि जो काम करता है व्यक्ति, उसे काम के बदले जो नियोजक रुपये पैसे देता है तो उसे मजदूरी कहा जाता है। लेकिन अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि मजदूरी से तात्पर्य ऐसे पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता हो। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता हो तथा नियोजक द्वारा कर्मचारी को नियोजन के दौरान भुगतान किया जाता हो। इसके अंतर्गत
किसी प्रकार का करार हुआ हो नियोजक और कर्मचारी के बीच, या न्यायिक निर्णय के तहत निर्धारित की गई हो मजदूरी, या बंदी के समय और कारखाना क्लोज हो गया, बंदी के समय, जैसे आज देखेंगे एटलस कारखाना बंद हो गया, कल 3 तारीख को एटलस बंद हो गया, वो बंदी कर दी, हजारों जो है उसमें 1000 कर्मचारी थे एटलस कारखाने में जो है आंदोलन पर हैं। तो बंदी के समय अगर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता हो, जीवन निर्वाह भत्ते दिए जाते हों, तो इसे शामिल किया जाएगा, यानी मजदूरी के अंतर्गत ये शामिल होंगे। लेकिन मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं शामिल होंगे? यातायात भत्ता। यदि नियोजक यातायात भत्ता देता है कर्मचारी को, आवास भत्ता देता हो, पेयजल की व्यवस्था करता हो, उपादान ग्रेच्युटी देता हो, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया जाएगा। तो समझ गए इस बात को। अब आप देखेंगे अगला है कटौती, डिडक्शन, कटौती, डिडक्शन। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आप देखेंगे कि 27 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया है? सॉरी, 7(1) के अंतर्गत, 7(1) के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? कटौती से तात्पर्य नियोजक या उसके अभिकर्ता एजेंट द्वारा कर्मचारी की मजदूरी से कराए गए हर प्रकार के भुगतान को उसकी मजदूरी से कटौती माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है कर्मचारी द्वारा, या किसी प्रकार का लोन लिया है, या उस पर किसी प्रकार का जुर्माना लगाया गया है, उसके लिए नियोजक उसकी मजदूरी से कटौती करता है तो उसे कटौती माना जाएगा। लेकिन कटौती की परिभाषा के अंदर निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे? पहला देखेंगे, वेतन वृद्धि को रोकना, कर्मचारी के वेतन वृद्धि को रोकना, कर्मचारी का डिमोशन कर देना, कर्मचारी की पदोन्नति को रोकना, कर्मचारी का स्थानांतरण कर देना, ये जो है कटौती के अंतर्गत, डिडक्शन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो आप समझ गए ये दोनों डिफिनेशन, इसमें से एक जरूर आएगा, हो सकता है मजदूरी की परिभाषा आए। अब आप देखेंगे कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 36 का उद्देश्य बताएं। आप देखेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 36 के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे उद्योगों में, संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण देना, कर्मचारियों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी की अनियमितताओं को दूर करना, मजदूरी के लिए समयावधि निर्धारित करना, मजदूरी का भुगतान मुद्रा में करना, नियोजक के शोषण से श्रमिकों को बचाना, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना, इत्यादि इत्यादि इसके उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोविजन दिए गए। ये उद्देश्य हो गया, ये मुख्य प्रावधान दिए गए। देखेंगे क्या प्रावधान है, इसी के अंतर्गत इन सारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे
प्रावधान। प्रावधान में देखेंगे पहला विस्तार क्षेत्र। यह अधिनियम भारत के सभी कारखानों, खान, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे इत्यादि में लागू होता है, इत्यादि में लागू होता है। समूची सरकार राजपत्र में सूचना जारी कर इस अधिनियम के बंधों को किसी भी नियोजन में लागू कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत वैसे कर्मचारी शामिल होते हैं जिनकी मासिक मजदूरी रुपया 24,000 से अधिक नहीं हो, यानी 24,000 से कम हो, वही कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। देखिए यही क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। देखिए कौन कौन इसके अंतर्गत आएगा। मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व किसका होगा? नियोजक का होगा। मजदूरी का भुगतान नियोजक करेगा। यदि अगर नियोजक अनुपस्थित है तो प्रबंधक या नियोजक द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा, नॉमिनेट व्यक्ति द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। रेलवे में रेल प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति को मजदूरी भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है तो उक्त व्यक्ति मजदूरी का भुगतान करेगा। तीसरा देखेंगे मजदूरी भुगतान की अवधि। नियोजक द्वारा मजदूरी भुगतान की एक अवधि निर्धारित की जाएगी। यह अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी, जिस दिन मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगला देखेंगे चौथा मजदूरी भुगतान का समय। मजदूरी भुगतान का समय, मजदूरी देखेंगे जिस संस्थान में 1,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हों वहां नियोजक द्वारा मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 10 दिनों के अंदर किया जाएगा। लेकिन जिस संस्थान में 1,000 से कम कर्मचारी काम करते हों वहां मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। पांचवा देखेंगे मजदूरी भुगतान का समय, मजदूरी का भुगतान मुद्रा में, लीगल टेंडर में नियोजक द्वारा मजदूरी का भुगतान मुद्रा में किया जाएगा। यह चेक, ड्राफ्ट, बैंक खाते के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। लेकिन अब वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अकाउंट पे करने का प्रोविजन रखा है तो अकाउंट पे भी किया जाता है। अब देखेंगे समझेंगे आप कि मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व जब प्रश्न पूछता है तो ये चारों पॉइंट लिखे जाएंगे। मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व, मजदूरी भुगतान की अवधि, मजदूरी भुगतान का समय, मजदूरी भुगतान मुद्रा में। लेकिन लिखने के तरीके बदल जाएंगे। पॉइंट देकर नहीं लिखे, सेक्शन के अनुसार लिखेंगे। जैसे सेक्शन 3 के अंतर्गत, सेक्शन 4 के अंतर्गत, सेक्शन 5 के अंतर्गत, सेक्शन C के अंतर्गत।
ये चीज लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। अब आगे चलते हैं प्रोविजन में। छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट में आप देखेंगे मजदूरी से अधिकृत कटौतियां, जो यहां है इसका उत्तर हो जाएगा वहां से, देखेंगे आप इसे। प्रोविजन के अंतर्गत छठा पॉइंट है आपका मजदूरी से अधिकृत कटौतियां। इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक्ट के अनुसार पूछा जाएगा, तो सब लिखना है। लिखने का तरीका देखेंगे। अधिनियम की धारा 21 धारा में है, धारा 7 से लेकर 13 तक अधिकृत कटौतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 तरह की कटौतियां हैं, आप देखेंगे, मैं चार्ट के द्वारा बता रहा हूं। पहला देखेंगे मुख्य कटौतियां, मुख्य कटौतियां। दूसरा अन्य कटौतियां, अन्य कटौतियां। मुख्य कटौतियां में देखें कौन कौन है। पहला जुर्माने के लिए कटौतियां। दूसरा कार्य से अनुपस्थित अनुपस्थिति के लिए कटौतियां। तीसरा देखेंगे नुकसान के लिए कटौतियां। चौथा सेवाओं के लिए कटौतियां। पांचवा ऋण लोन के लिए कटौतियां। छठा अग्रिम के लिए कटौतियां। अन्य कटौतियों में देखेंगे इनकम टैक्स, दूसरा न्यायिक निर्णय, तीसरा सहकारी समिति, चौथा अंशदान, पांचवा सदस्यता शुल्क, शासकीय शेयर, प्रधानमंत्री राहत कोष, डाकघर, बचत खाता। ये 2 तरह की कटौतियां हैं, मुख्य कटौतियां, अन्य कटौतियां। आप लिख देंगे, कैसे लिखेंगे? जुर्माने के लिए कटौतियां। यदि किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाया गया हो नियोजक द्वारा, तो कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि कर्मचारी की मजदूरी कटौती करने से पूर्व सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, नियोजक द्वारा मजदूरी से कटौती करने से पूर्व श्रमिक को कारण बताओ का नोटिस देना अनिवार्य होगा। तीसरा, 15 वर्ष से कम आयु के जो कर्मचारी होंगे उनकी मजदूरी से कटौती नहीं की जा सकती, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।
कर्मचारी की मजदूरी से 3% से अधिक कटौती नहीं की जाएगी उसकी मजदूरी की। देखेंगे कर्मचारी की मजदूरी से जो कटौती की जाएगी वह कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च होंगे, ये न कि नियोजक रख लेगा, कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च होंगे। अगला देखें, कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती। इसके अंतर्गत आप देखेंगे यदि कोई कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए, अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर, तो उसकी मजदूरी से कटौती की जा सकती है। लेकिन यह कटौती वास्तविक नुकसान से अधिक का नहीं होगा। लेकिन यदि 10 या अधिक कर्मचारी झुंड बनाकर बिना सूचना दिए कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो कर्मचारी की मजदूरी से 8 और दिनों की कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट, तीसरा, यदि कोई वस्तु नियोजक द्वारा कर्मचारी की देख रेख में रखी गई हो और उसका नुकसान हो जाता है तो कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। लेकिन यह कटौती वास्तविक नुकसान से अधिक का नहीं होगा, वास्तविक नुकसान से अधिक का नहीं होगा। नियोजक द्वारा कटौती करने से पूर्व कर्मचारी को कारण बताओ का शोकॉज का नोटिस देना अनिवार्य होगा। के लिए यदि नियोजक या आवास बोर्ड द्वारा आवास कर्मचारी को दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है, जैसे आप ही आवास लेते हैं तो उसका रेंट देते हैं ना, तो उस तरह से अगर आवास बोर्ड द्वारा कोई व्यवस्था आवास की जाती है तो उस राशि को देनगी हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। ऋण के लिए कटौती, यदि कोई कर्मचारी लोन ले रखा हो, ऋण ले रखा हो किसी बैंक से, नियोजक से, तो उस राशि को भुगतान करने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। अग्रिम राशि, जैसे मान लीजिए कर्मचारी कभी कभी अग्रिम राशि ले लेता है कि मेरा बेटा बीमार है, बेटी का एडमिशन कराना है, फी देना है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम राशि नियोजक से लेता है, मैनेजमेंट से लेता है। तो यदि कोई कर्मचारी अग्रिम राशि ले रखा हो तो उस राशि को भुगतान करने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। आगे देखेंगे अन्य कटौतियां। अन्य कटौतियां में इनकम टैक्स है। यदि कोई कर्मचारी, यदि किसी कर्मचारी पर इनकम टैक्स का कर हो तो उस राशि को देनगी हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। न्यायिक निर्णय, यदि न्यायालय के निर्णय के तहत कर्मचारी पर जुर्माना लगाया गया हो तो उस राशि को भुगतान करने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। सहकारी समिति, यदि कोई कर्मचारी सहकारी समिति का मेंबर हो, सदस्य हो, तो उसमें अंशदान देने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। अंशदान कर, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी राज्य भविष्य निधि के अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान की राशि को कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। सदस्यता से, यदि कोई कर्मचारी किसी, देखेंगे ट्रेड यूनियन, श्रम संघ का मेंबर हो तो उसमें सदस्यता शुल्क देने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। शासकीय शेयर, यदि कोई कर्मचारी शासकीय शेयर खरीद रखा हो तो उसमें राशि देने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। प्रधानमंत्री राहत कोष, यदि कोई कर्मचारी प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि देना चाहता है तो कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। डाकघर बचत खाता, यदि कोई कर्मचारी डाकघर बचत खाता खोल रखा हो
तो उसमें राशि देने हेतु कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है। अगला देखेंगे, पॉइंट 6 नंबर है। अब 7 नंबर, कटौती की राशि। कटौती की राशि कितनी होगी आप देखेंगे, कर्मचारी की मजदूरी से कितनी राशि काटी जा सकती है। तो कर्मचारी की मजदूरी से अधिकतम 50% राशि की कटौती की जा सकती है, लेकिन सहकारी समिति कोऑपरेटिव में राशि देने हेतु अधिकतम 75% राशि की कटौती की जा सकती है। अब ध्यान देंगे, अगर मजदूरी से अधिकृत कटौतियां प्रश्न पूछता है तो यही उत्तर होगा 6 नंबर और 7 नंबर। ये दोनों आपको लिखना होगा, तब जाके आपका उत्तर पूर्ण होगा। लेकिन पूरा प्रोविजन पूछता है तो आगे और भी उत्तर होंगे जो लिख रहे हैं, आप देखेंगे। अगला पॉइंट है रजिस्ट्रों का अनुरक्षण। मिटा देते हैं इसको, 6 और 7 नंबर पॉइंट को, 8 नंबर लिखते हैं यहां। 8 नंबर में देखेंगे रजिस्ट्रों का अनुरक्षण। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, आप देखेंगे सब में जितना एक लिखेंगे उसमें ही लिखना होता है। प्रत्येक संस्थान के नियोजक द्वारा नियोजन स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाए। रजिस्टर में श्रमिक का नाम, पता, कार्य की प्रकृति, दी जाने वाली मजदूरी इत्यादि का उल्लेख रहेगा। 9 में देखेंगे, अगला पॉइंट है निरीक्षक। निरीक्षक इंस्पेक्टर्स, प्रत्येक संस्थान के में देखेंगे कि समूची सरकार उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के आलोक में लोक सेवक हों। वह अपने सहयोगियों के साथ प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकता है, नियोजक से रजिस्टर मांग सकता है, रजिस्ट्रों का जांच पड़ताल कर सकता है, गवाहों का बयान ले सकता है, अंतिम रूप से अपनी रिपोर्ट समूची सरकार को देगा। 10 दावे, क्लेम्स। समूची सरकार कर्मचारियों की दावे एवं शिकायतों की सुनवाई के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। इन्हें सिविल कोड के सारे अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी व्यक्ति प्राधिकारी के पास 12 माह के अंदर दावा कर सकता है। 11 अपीलीय प्राधिकारी, अपील जिसको कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह प्रेसिडेंसी टाउन्स जो होता है, प्रेसिडेंसी टाउन्स में लघुवाद न्यायालय, लघुवाद स्मॉल कोर्ट होता है लघुवाद न्यायालय में, जबकि अन्य स्थानों के लिए जिला न्यायालय में 30 दिनों के अंदर अपील किया जा सकता है। देखेंगे न्यायिक अधिकारी दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद निर्णय देगा जो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होंगे। यदि न्यायालय द्वारा यदि लगता है कि अब पेचीदा है, नहीं सुलझ रहा है, तो वह उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजेगा। उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। अगला देखेंगे 12 दंड, पेनल्टी। यदि नियोजक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है या मजदूरी का भुगतान नहीं करता है
तो वैसी स्थिति में रुपया 1500 से लेकर रुपया 7500 तक का जुर्माना हो सकता है। 1500 से लेकर के 7500 तक का जुर्माना होगा। निरीक्षक के कार्य में बाधा डालने पर रुपया 7500 का जुर्माना होगा। गलती को पुनः दोहराने पर न्यूनतम 3 माह का कारावास या रुपया 7500 का जुर्माना तथा अधिकतम 6 माह का कारावास या रुपया 22,500 का जुर्माना हो सकता है। ये दंड हो गया। अगला पॉइंट, नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम में आने वाले विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति समूची सरकार की होगी। तो आप देखेंगे ये अधिनियम हो गया। अब इसका निष्कर्ष या मूल्यांकन लिख देंगे। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम के लागू होने से कारखानों में, संस्थानों में, उद्योगों में मजदूरी संबंधी अनियमितताओं में कमी आई है। कर्मचारियों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाने का प्रयास हुआ है। फिर भी इसमें कई कमियां देखी जाती है। क्या कमियां? इस अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण प्रशासनिक शिथिलता, श्रमिकों में अशिक्षा, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता इत्यादि प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। देखेंगे इसमें मजदूरी भुगतान की समयावधि निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत से ऐसे नियोजक हैं जो समयावधि के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं। अधिकृत कटौतियों की व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी जो है नियोजक अनाधिकृत कटौती भी कर लेता है कर्मचारी की मजदूरी से, जिससे कर्मचारियों को काफी कष्ट सहना पड़ता है। देखेंगे इसमें कि दंड की जो व्यवस्था है बहुत कम है। इतने कम दंड जमा कर कोई भी नियोजक कानून से बच निकलता है, अतः इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इन कमियों के बावजूद यह अधिनियम मजदूरी संबंधी अनियमितताओं को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। तो ये समाप्त हो गया। आज ये बस इतना ही। अब अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे।